गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर ये 252 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 252 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न करंट अफेयर्स का है ये। हाल ही में मार्कोनी प्राइज़ किसे प्रदान किया गया है? डगलस स्टुअर्ट को, शकुंतला देवी, डॉक्टर हरि बालकृष्णन या जॉन वॉन न्यूमैन? मार्कोनी प्राइज़ 2023 ये प्रदान किया गया है डॉक्टर हरि बालकृष्णन को। सी है इसका आंसर। तो हाल ही में कंप्यूटर वैज्ञानिक डॉक्टर हरि बालकृष्णन को मार्कोनी प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया। देखिए मार्कोनी प्राइज़ कंप्यूटर वैज्ञानिकों हेतु एक शीर्ष सम्मान है और इसे अमेरिका स्थित मार्कोनी फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने उन्नत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से डिजिटल समावेशिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। कोबरा वॉरियर अभ्यास निम्नलिखित में से कोबरा वॉरियर अभ्यास में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? फिनलैंड, इजराइल, दक्षिण अफ्रीका, भारत। कोबरा वॉरियर फिनलैंड है, दक्षिण अफ्रीका है, भारत है, इजराइल इसमें नहीं है। तो कोबरा वॉरियर जो है वो 6 मार्च 2023 से 24 मार्च 2023 तक आयोजित किया गया। और कोबरा वॉरियर अभ्यास जो है एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है जिसमें भारतीय वायुसेना के साथ फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और सिंगापुर की वायु सेनाओं ने भी हिस्सा लिया। तो इजराइल इसमें नहीं है, तो बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब किया गया था? ये किया गया था वर्ष 2006 में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया था। नंबर 4 पर आ जाइए। भारत के स्वदेशी रूप से निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने पहली बार निम्नलिखित में से किन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय वायु अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 में भाग लिया? अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय वायु अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 में भाग लिया है संयुक्त अरब अमीरात ने, बहरीन ने, मोरक्को ने, उपरोक्त सभी ने। तो डी है इसका आंसर। देखिए पहली बार भारत का स्वदेशी रूप से निर्मित हल्का लड़ाकू विमान तेजस ने संयुक्त अरब अमीरात में एक अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय वायु अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 में भाग लिया, जो विश्व स्तर पर जेट को प्रदर्शित करने के भारत के बढ़ते प्रयासों को दर्शाता है। और यह अभ्यास 27 फरवरी से 17 मार्च 2023 तक हुआ। अगर हम तेजस के बारे में जानें तो हल्का लड़ाकू विमान कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1984 में शुरू किया गया था, जिसके बाद हल्का लड़ाकू विमान कार्यक्रम के प्रबंधन हेतु सरकार द्वारा वैमानिकी विकास एजेंसी की स्थापना की गई। और तेजस जो है, तेजस ने पुराने MiG-21 लड़ाकू विमानों का स्थान लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। एक एक्सरसाइज है डेजर्ट ईगल सेकंड किन दो देशों की वायु सेनाओं के मध्य एक संयुक्त सेना अभ्यास है? ये भारत है, इसमें भारत कॉमन है सभी में। भारत के साथ कौन है? भारत के साथ है संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर बी। तो डेजर्ट ईगल सेकंड भारत और संयुक्त अरब अमीरात की सेनाओं के मध्य एक ये वायु सैन्य अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपने रचनाकार के साथ सम्मिलित नहीं है? पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर, रामचरित कालिदास, कुमार पाल चरित हेमचंद, सिद्धहेम हेमचंद। देखिए कुमार पाल चरित हेमचंद की रचना सही है। ये पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर की रचना है। सिद्धहेम भी हेमचंद्र की ही रचना है। रामचरित मानस कालिदास की है, रामचरित नहीं। बी गलत है। तो रामचरित किसकी रचना है? रामचरित के रचयिता हैं संध्याकर नंदी। ठीक है। और इस रामचरित में पाल वंश के शासक रामपाल और केवर्त जाति के किसानों के संघर्ष को चित्रित किया गया है।
करंट अफेयर्स का प्रश्न है, 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अब्देल फतेह अल सीसी। तो 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कौन है ये? मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, और यह पहली बार था जब मिस्र के किसी राष्ट्रपति को यह सम्मान दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, एलिमिनेट कर दीजिए। 22 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो यूनेस्को ने वर्ष 1999 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया, और कब से मनाया जा रहा है? वर्ष 2000 से संपूर्ण विश्व में यह दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को हर साल। और वर्ष 2023 में जो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाएगा, उसकी थीम क्या है? बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। ठीक है, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, ए नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए, विश्व में सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। तो 50 वर्षों से अधिक कजाकिस्तान यूरेनियम का एक प्रमुख उत्पादक रहा, और कजाकिस्तान में दुनिया के यूरेनियम भंडार का 12% है। वर्ष 2001 से 13 के बीच जो उत्पादन हुआ वो वर्ष 2022 में बढ़कर लगभग 22,550 यूरेनियम टन प्रति वर्ष हो गया, जिससे कजाकिस्तान यूरेनियम का दुनिया का अग्रणी उत्पादक बन गया। और कजाकिस्तान वर्ष 2009 में ही यूरेनियम का विश्व का शीर्ष उत्पादक बन गया, जिसकी विश्व आपूर्ति लगभग 28% थी 2009 में। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा पुल रूस और यूक्रेन को जोड़ने वाला लिंक था? और रूस यूक्रेन के मध्य जो अभी युद्ध हुआ चल रहा है, ठीक है, उसमें इसको क्षतिग्रस्त कर दिया, तोड़ दिया मिसाइल मारकर। और ये पुल में दो आपको दिख रहा होगा, एक ये पॉइंट जा रहा है, एक ये पॉइंट आ रहा है। तो ये जो उस साइड वाला पॉइंट है, इसको तोड़ा था, और इधर वाला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ। इधर ये रेलवे ट्रैक है और उधर सड़क ट्रैक है, वो भी 4 लेन। तो इसको तोड़ दिया, इसका नाम है केर्च ब्रिज। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो क्रीमियन ब्रिज, जिसे केर्च स्ट्रीट ब्रिज या केर्च ब्रिज भी कहा जाता है, समानांतर पुलों की एक जोड़ी है, यानी इस साइड रेलवे ट्रैक है और उधर है सड़क ट्रैक। और यह पुल रूस तथा यूक्रेन को जोड़ने वाला लिंक था, और हाल ही में रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते रूस ने जो है इस पुल को हमले से तोड़ दिया। युद्ध के कारण रूस ने, ठीक है, रूस छूट गया, रूस ने इस पुल को हमले से तोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए, किस व्यक्ति ने जियोपॉलिटिक यानी भू राजनीति पद सबसे पहले प्रचलित किया? रुडोल्फ जेलन ने। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, एक स्वीडिश राजनीतिक वैज्ञानिक रुडोल्फ जेलन ने मूल रूप से 1899 में जियोपॉलिटिक यानी भू राजनीति शब्द या पद सर्वप्रथम प्रचलित किया था। ऐसे प्रश्न पीसीएस में पूछ लिए जाते हैं। तहकीक हिंद किसकी रचना है? तहकीक हिंद रचना है अलबरूनी की। जयाउद्दीन बर्नी, मिनहाजुस सिराज। तो अलबरूनी एक फारसी बहुश्रुत और विद्वान था। उसने भूगोल, खगोल विज्ञान, भौतिकी और इतिहास सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख योगदान दिया। उसने भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की और भारत में प्रचलित हिंदू आस्था की खोज के बाद भारतीय संस्कृति किताब उल हिंद या तहकीक हिंद यानी भारत का इतिहास की रचना की। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए, सवाल है ज्योग्राफी का, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए, कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा की तरह है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री के कोण पर पाई जाती है। कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है और देश को यानी भारत को मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित करती है। क्या कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है?
बिल्कुल है। और भूमध्य रेखा के उत्तर में यानी 0 डिग्री के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तर में जो है 23.5 डिग्री का कोण बनाती है, बिल्कुल करेक्ट है। और भारत से होकर गुजरती है ये, और भारत को लगभग मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित करती है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री के कोण पर पाई जाती है, इसलिए इसका नाम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी है। भारत के मध्य से होकर गुजरती है और मोटे तौर पर भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत के 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। मकर रेखा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? देखिए, मकर रेखा 3 कॉन्टिनेंट से गुजर रही है, यानी 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा भी इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अफ्रीका से गुजरती है, दक्षिण अमेरिका से गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, एशिया से नहीं गुजरती, एशिया उत्तर की ओर रह जाता है। तो मकर रेखा या दक्षिण रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भूमध्य रेखा के यानी इक्वेटर के 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है और 3 महाद्वीपों से होकर ये गुजरती है। कौन कौन से हैं? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। और अगर देश भी पूछ लेता है तो देश कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बोत्सवाना, ब्राज़ील, चिली, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और पराग्वे। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका के जो देश हैं वो इसमें निकाल लीजिए। ब्राज़ील हो गया, चिली हो गया, पराग्वे हो गया, और ऑस्ट्रेलिया तो खुद ही एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का अर्जेंटीना भी हो गया, और अफ्रीका का बोत्सवाना हो गया, मेडागास्कर हो गया, मोजाम्बिक हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, नामीबिया हो गया। तो इनको भी याद रखिएगा। मेडागास्कर अफ्रीका के पूरब की तरफ है, हिंद महासागर में। चलिए, अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से एकमात्र कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर लाइन? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। यह है अफ्रीका महाद्वीप, डी है इसका आंसर। तो अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम में और ल्यूसेंट में भी दे रखा है। तो 15 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप फुल टेस्ट PDF भी आप प्राप्त कर सकते हो पेड ग्रुप को ज्वाइन करके। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।